गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नए चैप्टर नंबर 3 को देखेंगे और इस चैप्टर नंबर 3 में हम लोग देखेंगे पोवर्टी यानी कि भुखमरी गरीबी को। तो पोवर्टी एज ए चैलेंज, ये कैसे हमारे लिए चैलेंज है, तो हम लोग इसके ऊपर में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि आखिर ये पोवर्टी क्या है। ये पोवर्टी है लैक ऑफ बेसिक नीड्स, है ना। जैसे कि जो हमारे एकदम बेसिक चीज़ें हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, अगर वो हमारे पास ना हो तो हम गरीब में गिने जाएंगे। और मैं बता दूं कि हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास न खाना है, न कपड़े हैं और न ही घर हैं भी तो बस नाम मात्रा के, और वो नाम बहुत कम है। यानी खाना भी है तो बहुत कम है, कपड़े भी है तो नाम के हैं, और घर भी हैं तो नाम के हैं, यानी कि रहने लायक नहीं है। और तो हम लोग उनको क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे गरीब। वैसे लोग जिनके पास प्रॉपर घर, कपड़े और खाने का सामान ना हो, उनको हम लोग बोलेंगे गरीब। तो हमारे देश में गरीबी बहुत ज़्यादा है आज भी, और पहले भी थी, लेकिन हम लोग आज देखेंगे कि आखिर ये जो पॉवर्टी है वो हमारी सरकारों के लिए और हमारे लिए कैसे एक बड़ी चुनौती है। तो पॉवर्टी क्या है? हमारे लिए एक चुनौती है। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले ये देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग गरीब किसको बोलेंगे, है ना। तो ए पर्सन विथ लेस इनकम देन पॉवर्टी लाइन इज कंसिडर्ड पुअर, है ना। ए पर्सन विथ का स्पेलिंग यहाँ पे हम लोग सही कर लें, WITH, है ना, WITH। ए पर्सन विथ लेस इनकम दैन पॉवर्टी लाइन इज कंसिडर्ड पुअर। पॉवर्टी लाइन इज डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट। पॉवर्टी लाइन किसके द्वारा गिनी जाती है? गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड की जाती है। यानी एक लाइन है, उस लाइन के ऊपर के लोग गरीबी रेखा से ऊपर हैं वो भी गरीब ही, लेकिन उसके नीचे के लोग जो हैं वो गरीबी रेखा से नीचे के हैं, जो स्टार्व्ड हैं। हम लोग इन्हीं के ऊपर में आज बात करने वाले हैं। अब हम लोग देखते हैं हाउ पॉवर्टी लाइन इज़ डिसाइडेड। पॉवर्टी लाइन जो है वो कैसे डिसाइड होती है, तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि खाने का दाम, कपड़े, घर, वाटर और अदर बेसिक नीड्स जो है उसके बेसिस पर हम लोग देखते हैं कि वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर है या नीचे है। तो प्राइस ऑफ फूड, क्लोथ्स प्लस होम प्लस वाटर और अदर बेसिक नीड्स जो है उससे हम लोग पता कर लेते हैं कि कोई भी इंसान गरीबी रेखा से नीचे है या ऊपर है। आओ इसको हम लोग थोड़ा और एक्सप्लेन्ड वे में देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं, चलो लाइट का मैं प्रॉपर बंदोबस्त कर लूँ। मुझे लगता है लाइट थोड़ी सी कम आ रही है। चलो मुझे लगता है कि अब लाइट थोड़ी सी सही हुई है। चलो ठीक है। तो अब मैं देखता हूँ प्राइसेस ऑफ फूड प्लस क्लोथ्स, यहाँ से हमने पॉवर्टी लाइन देखी थी। अब हम लोग देखते हैं 2011 और 12 को। 2011 और 12 को किस लिए देखते हैं? क्योंकि ये बेस ईयर है, ठीक है। ये बेस ईयर से हमारी कैलकुलेशंस आसान हो जाती है, इसलिए हम लोग 2011 और 12 को लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रूरल एरिया में। रूरल एरिया में अगर कोई इंसान महीने का 816 रुपये अगर कमा रहा है, 816 से कम कमा रहा है, तो वो गरीबी रेखा से नीचे होगा। और अर्बन एरिया में अगर 1000 से नीचे कमा रहा है तो वो गरीबी रेखा से नीचे होगा। उसी तरह एक फैमिली अगर 4080 रुपये तक का से नीचे कमा रही है और अर्बन एरिया में 5000 रुपये से नीचे कमा रही है, तो क्या होंगे? गरीब होंगे, है ना। ऐसा क्यों कि अर्बन एरिया में अलग और रूरल एरिया में अलग मेजरमेंट क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि ऐसा मानते हैं कि शहरों में जो है लिविंग कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है, इसलिए शहरी क्षेत्र में ज़्यादा पे गरीबी रेखा को नापा जाता है और ग्रामीण क्षेत्र में कम पर नापा जाता है। शहर में अदर एक्सपेंसेस भी तो हैं, जैसे घर का किराया ज़्यादा रहेगा और बाकी चीज़ें, इसलिए वहाँ पर अलग होता है। अब हम लोग देखते हैं कि सिर्फ जो है कमाई से ही नहीं, कैलोरीज से भी गरीबी रेखा नापी जाती है। कैलोरीज यानी जो हम भोजन लेते हैं उससे हमें ऊर्जा मिलती है। तो रूरल एरियाज़ में अगर एक इंसान को
2400 कैलोरी यानी 2400 कैलोरी अगर डेली का मिल रहा है तो वो ठीक है, वो पॉवर्टी में नहीं गिना जाएगा, स्टार्व नहीं गिना जाएगा। और अर्बन में 2100 कैलोरी तक अगर उसको मिल रहा है पर डे तो भी वो गरीबी रेखा से नीचे में नहीं गिना जाएगा। अब हम लोग देखते हैं इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन क्या है। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल इंटरनेशनल INTERNATIONAL इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन में क्या है कि अगर कोई इंसान दिन का अगर $1.9 अगर नहीं कमा रहा है तो वो पॉवर्टी लाइन से नीचे होगा। अब हम लोग देखते हैं कि 1993 में क्या था। 45% लोग जो थे वो बिलो पॉवर्टी लाइन थे, वो गरीबी रेखा से नीचे थे। बहुत बड़ी संख्या जो है वो गरीबी रेखा से नीचे थी। हम लोग जानते हैं 1991 में क्या हुआ था, LPG रिफॉर्म्स आए थे और इसके बावजूद भी 1993 में 2 साल के बाद BPL में कितने थे, 45% लोग थे। लेकिन बहुत अच्छा क्या हुआ कि 2011-12 में जो हमारा बेस ईयर भी है, मात्र 22% लोग जो है वो गरीबी रेखा से नीचे रह गए, बाकी लोग जो है वो गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या कोई जाति धर्म वगैरह का इसमें कुछ लेना देना है। तो हम लोग देखते हैं जो शेड्यूल ट्राइब्स होते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स में सबसे ज़्यादा गरीबी है, यानी 43% लोग जो हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन है ना। 43% लोग जो हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, किस में, शेड्यूल ट्राइब्स में। उसी तरह हम लोग देखें शेड्यूल कास्ट में जो है वो 29% लोग जो हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन है। ऐसा क्यों है कि शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट के लोग ज़्यादा गरीब हैं? तो चलो हम लोग, मुझे ये कमेंट बॉक्स में बताना और मुझसे क्लासरूम में ज़रूर पूछना। अब हम लोग देखते हैं कि क्या जो लोग बिजनेस या किसी काम में हैं उसका भी संबंध है क्या गरीबी रेखा से? तो बिल्कुल है। 34% जो एग्रीकल्चरल लेबर हैं या कैजुअल लेबर जिसको बोलेंगे, वो BPL में है, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन में जो है वो है। 34% एग्रीकल्चर लेबर और कैजुअल लेबर, 34%, 34% जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन में है। क्यों? क्योंकि इनको रेगुलर काम नहीं मिलता और इसके अलावा और भी चीज़ें जिम्मेवार है। अब मुझे ये बताओ, क्या है कोई जेंडर और एज का भी संबंध है क्या बिलो पॉवर्टी लाइन से? क्या स्पेसिफिक एज और स्पेसिफिक लिंग से भी फ़र्क पड़ता है क्या बिलो पॉवर्टी लाइन में? मैं बताऊंगा, बिल्कुल पड़ता है। ठीक है, बच्चे और बूढ़ों को जल्दी काम नहीं मिलता। चलो अब हम लोग स्टेट वाइज भी हम लोग देखते हैं कि स्टेट वाइज जो है क्या असर है। तो हम लोग बात करते हैं, मैं थोड़ा लाइट की तरफ इसको घुमाने की कोशिश करता हूँ ताकि लाइट प्रॉपर हो जाए, है ना। चलो तो हम लोग बात करते हैं सबसे पहले। तो बिहार और उड़ीसा ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे गरीबी रेखा से नीचे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। बिहार और उड़ीसा में जो है गरीबी रेखा से नीचे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। जैसे कि बिहार में हम लोग देखें तो 33.7% है ना, बहुत बड़ी है। हम लोग बिहार में ही रहते हैं और हमारे यहाँ ही 33.7% लोग क्या है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, यानी गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं। और उड़ीसा में कितने हैं, 32.6% जो है वो गरीबी रेखा से नीचे हैं। मतलब इतने लोग जो हैं बिहार और उड़ीसा में, उनको बेसिक नीड्स जो है उनकी फुलफिल नहीं होती है। अब कुछ अच्छे स्टेट्स को देखते हैं, जैसे हम लोग केरला को देखते हैं, जम्मू एंड कश्मीर को देखते हैं, गुजरात को देखते हैं, वेस्ट बंगाल को देखते हैं। ये वेल टू डू स्टेट्स हैं। अब केरला ने अपनी गरीबी रेखा से नीचे लोगों की स्थिति को सुधारा। केरला ने क्या किया कि HR डेवलप किया, है ना। HR यानी कि केरला ने अपने ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप किया और HR को डेवलप करने के कारण केरला के जो मैक्सिमम लोग हैं वो बाहर चले गए। जैसे हम लोग देखते हैं HR डेवलप किया केरला ने, मतलब फॉरेन चले गए। और वहाँ का GDP जो है, केरला के GDP में 30% एंड एबव जो है हिस्सा होता है रेमिटेंस का, जो बाहर से लोग भेजते हैं उस पैसे का। तो इसलिए केरला में जो है एक समृद्धि आई, एक समृद्धि है केरला में। वो क्यों, उसने HR को डेवलप्ड किया, यानी उसने अपने यहाँ पढ़ाई लिखाई को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, जिसके कारण लोग बाहर गए और अब वो कमा के वो अपने प्रदेश की मदद कर रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर का हम लोग जान रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में सेंट्रल ने कई योजनाएं चलाई और जम्मू कश्मीर जो है वो गरीबी रेखा से
काफ़ी हद तक जो है ठीक कंडीशन में है। गुजरात में भी कई सारी योजनाएं चली और सबसे बड़ी बात है कि गुजरात जो है ना वो कोस्टल एरिया है, यानी उसके साथ समंदर लगता है, तो इस कारण से भी वहाँ की प्रोग्रेस ठीक ठाक हुई है। वेस्ट बंगाल में भी समंदर है और वहाँ पे लैंड रिफॉर्म्स लागू किए, यानी कि ज़मीन का जो बंटवारा है वो सही तरीके से किए गए, जिसके कारण वेस्ट बंगाल में भी गरीबी रेखा में काफ़ी सुधार हुई और वहाँ के लोग जो है उनको बेसिक चीज़ें आराम से मिलने लगी। हम लोग जानते हैं पंजाब और हरियाणा में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, जिसके कारण चीज़ें बदली और बीपीएल की संख्या में भी अच्छी गिरावट आई। तो इस तरह हमने कुछ स्टेट्स को देखा जिन्होंने कुछ पॉलिसीज़ को अपनाया और उस पॉलिसीज़ के ज़रिए उनको काफ़ी बेनिफिट हुआ। इस तरह हम लोग 2 स्टेट्स को और लेंगे, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को। ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में क्या बदलाव हुए कि इन्होंने चीप फूड्स दिया, चीप फूड्स या फ्री फूड दिया, यानी आम लोगों को जो है इन्होंने मुफ्त में खाना पीना दिया, जिसके कारण लोगों के रहन सहन में और बाकी चीज़ों में काफ़ी बदलाव आए। अगर किसी इंसान की भोजन की ज़रूरत अगर पूरी कर दी जाती है तो इसके बाद वो और क्षेत्रों में सोच सकता है, अपने डेवलपमेंट के बारे में कुछ कर सकता है। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में यही चीज़ें प्रोवाइड की गई, जिसके कारण वहाँ के ह्यूमन रिसोर्स में काफ़ी बदलाव आया। हम लोग देखते हैं 1990 में और 2013 में, तो हम लोग 1990 और 2013 में देखते हैं तो गरीबी रेखा में काफ़ी सुधार आ चुका है ना। पहले कोई डॉलर का हिसाब किताब नहीं था, लेकिन अब जो है वो काफ़ी बदलाव देखने में आता है 1990 में और 2013 में हम लोग डाटा को देखें। और हम लोग इसके बाद देखते हैं चाइना को ना, कि चाइना में क्या बदलाव हुए। चाइना हमारा पड़ोसी देश है, तो चाइना में जो है बहुत बड़े रिफॉर्म्स हुए। चाइना मेड बिग रिफॉर्म्स, है ना। चाइना ने बहुत बड़े रिफॉर्म्स किए। डेन जाओपिंग, है ना, डेन जाओपिंग के उस समय जब राष्ट्रपति हुए चाइना के, उन्होंने ऑफिशियली कोई पोस्ट नहीं ली थी, लेकिन जो थे वही थे। तो डेन जाओपिंग ने बड़े रिफॉर्म्स लेके आए चाइना में और बाहर से पूंजी का निवेश करवाया और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनवाए और इस तरह से मैन्युफैक्चरिंग का हब बना दिया चाइना को। और चाइना जो है वो बहुत बड़ी संख्या में अपने यहाँ से गरीबों को निकाल पाया, गरीबी रेखा से ऊपर ले आ पाया। हम लोग अफ्रीका का भी एग्जाम्पल देखेंगे। अफ्रीका में काफ़ी काम हुए हैं, फिर भी यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं जिसको हम लोग देखेंगे। तो चाइना ने और अफ्रीका ने दोनों ने अच्छा काम किया है और चाइना ने तो कमाल ही कर दिया। उसने WTO से लेके बाकी संस्थाओं का भी अपने फेवर में यूज़ किया। तो मैं चाइना के ऊपर जो है ना एक सेपरेट लेक्चर बना दूंगा। वो टॉपिक होगा बियॉन्ड सिलेबस। ये सिलेबस का पार्ट नहीं होगा, इतना डीप में नहीं पढ़ना। मैंने वो लेक्चर इसलिए बताऊंगा ताकि इसको तुम अच्छे से समझ पाओगे और बस उसको देख लेना है और देख के उसको छोड़ देना है, उसको नोटबुक में नहीं लिखना है। ये सब जो मैं नोटबुक दे रहा हूँ ये तो तुम्हारे नोट्स हैं, ये तुम्हारे एग्ज़ाम्स में काम आएंगे। भाई 9th भी तो पास करना है, 10th भी तो पास करना है, तो उसमें ये नोट्स तुम्हारे काम आएंगे। लेकिन बाकी अदर चीज़ें जो मैं बताऊंगा वो अभी बस दिमाग में रख लेना है। इन फ्यूचर में बाद में जब तुम किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करोगे तो उस समय जो है ये जो मेरी बातें हैं वो तुम्हें याद आएगी और बहुत आसानी से तुम स्टिक कर पाओगे अपने टॉपिक पर और जॉब लेने में बहुत आसानी होगी। इसलिए टॉपिक बियॉन्ड सिलेबस में बताऊंगा ताकि इन फ्यूचर में इंटरव्यू में या फर्दर किसी क्लास में तुम्हें बेनिफिट मिले। अब हम लोग देखते हैं कि वाई सो पॉवर्टी, भाई इतनी गरीबी क्यों है भाई, है ना। वाई सो पॉवर्टी, इतनी गरीबी क्यों है। तो क्या हुआ था, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ब्रिटिशर्स बैड पॉलिसी नो डेवलपमेंट। हम लोग जानते हैं कि हमारे ऊपर 200 साल तक ब्रिटिशर्स ने शासन किया है और ब्रिटिशर्स ने कुछ पॉलिसीज़ बनाई, बहुत गजब की पॉलिसी बनाई। उन्होंने हमारे जो विचार प्रक्रिया है, हमारे थिंक प्रोसेस को ही पूरा चेंज करके दे दिया था। तो ब्रिटिशर्स की बैड पॉलिसीज़ के कारण क्या हुआ कि कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। दूसरा क्या है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड लैंड। हमारे देश में किसी के पास तो बहुत ज़मीन है, किसी के पास बिल्कुल भी ज़मीनें नहीं हैं, तो ये भी एक कारण है। इसके बाद थर्ड पॉइंट को हम लोग देखें कि सरकार खूब सारी पॉलिसी बनाती है, लेकिन कभी भी किसी एक पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन ढंग से नहीं कर पाती।
सरकार को चाहिए कि एक दो पॉलिसी बनाए और उसी को इम्प्लीमेंट करे, पर सरकार ऐसा नहीं करती। सब सरकारें भर भर के, टोकरी भर भर के पॉलिसीज़ बनाती है, खूब सारी पॉलिसी बनाती है, और सारी पॉलिसी जो है इसके बाद लागू होने से रह जाती है। इस तरह से हमारे यहाँ गरीबों की संख्या जो है वो घटती नहीं है, या फिर कागज़ों में घटती है। और इसके बाद हम लोग देखें कि छोटे जो किसान हैं, छोटे किसान बड़े किसानों से लोन ले लेते हैं और फिर इसको वापस चुका नहीं पाते। ये भी गरीबी का एक बड़ा कारण है। जो बड़े किसान हैं वो छोटे किसानों को हाई इंटरेस्ट रेट पे देते हैं लोन, और फिर बाद में वो छोटे किसानों को गरीबी के दुष्चक्र में फंसा देते हैं, या गरीब खुद ही गरीबी के दुष्चक्र में फंस जाते हैं। और पांचवा पॉइंट हम लोग देखें तो पॉपुलेशन, हमारे यहाँ की आबादी जो है ना वो बहुत बड़ी है। हमारे यहाँ जो है लोग अजीब तरीके से आबादी बढ़ाते हैं। अगर किसी की 3-4 लड़कियां हो गई तो उसको लड़के चाहिए, तो इस तरह से वो आबादी बढ़ाने लग जाता है। अगर किसी को अगर 1 या 2 लड़के हैं तो वो सोचते हैं उसको एक आध लड़की हो जाए, तो इस चक्कर में वो आबादी को बढ़ाते जाते हैं। और इसके बाद हम लोग देखें एक बहुत बड़ा कारण जो है वो है शो ऑफ। शो ऑफ जैसे कि हम लोग शादी में देखें, जन्मदिन में देखें, मुंडन संस्कार में देखें, तो इसमें लोग ना खूब पैसा खर्चा करते हैं, ज़बरदस्त पैसा खर्चा करते हैं, इवन कि कर्जा ले ले के खर्चा करते हैं। तो इस तरीके से जो है इतना ज़्यादा शो ऑफ करते हैं कि फिर वो गरीबी रेखा से नीचे चले जाते हैं। मैक्सिमम घर परिवार में शादी जो है ना उनका बजट बिगाड़ देती है। तो हम लोग ये भी देखते हैं कि मैरिजेज हो गया, मुंडन संस्कार हो गया, जन्मदिन संस्कार हो गया, या गंगा नहाने जाना हो, तो इन सब में लोग काफ़ी खर्चा कर देते हैं। स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी का एजुकेशन से बहुत तगड़ा रिश्ता है। स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी का किससे रिलेशन है? एजुकेशन से। हम लोग और भी चीज़ों को देखते हैं अभी आगे। अब क्या है कि गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए थे ताकि लोगों को जो है ना वो गरीबी रेखा से निकाला जाए। गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं, तो भाई क्या स्टेप्स हैं? तो स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट है ना। जैसे पहला स्टेप्स लिया था प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, 1993 में ये आई थी, जिसमें इन्होंने हेल्प किया था एजुकेटेड पीपल इन रूरल एरियाज़ टू स्टार्ट देयर बिजनेस। भाई रूरल एरिया के गरीबों को ये मदद की थी जो पढ़े लिखे थे उनको, ताकि वो अपना बिजनेस को क्या करें, स्टार्ट कर सकें। ठीक है, तो ये कब आया था? ये आया था 1993 में। हम लोग फिर देखें कि रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ये आया था 1995 में। इसमें क्या हुआ था कि पुअर को था स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इन स्मॉल विलेज और सिटीज़ में। ये रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम 1995 में आया था। फिर थर्ड हम लोग देखते हैं स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये आया था 1999 में। इसमें इन्होंने लिफ्ट किया पीपल्स को, और इनको क्या क्या मतलब सस्ते लोन दिए थे, ताकि इनको जो है ना मतलब पब्लिक जो है वो अब गरीबी रेखा से ऊपर नीचे, और सब्सिडी भी दी और सस्ते लोन्स भी दिए। अभी रिसेंट में बिहार सरकार जो है ईबीसी और SC ST को दे रहे हैं 10 लाख की सब्सिडी वाला लोन, जिसमें 10 लाख रुपए देगी बिहार सरकार, 5 लाख रुपए उसमें सब्सिडी है और 5 लाख उनको 7 ईयर्स में चुकाने हैं। लेकिन भाई बंधु, ये योजना भी कागज़ों पर है, रियल में शायद बहुत ज़्यादा कम लोगों को, वो भी जो मंत्रियों के नज़दीकी रिश्तेदार हैं उन्हीं को लोन्स मिला है, बाकी को नहीं मिला। अब हम लोग देखते हैं प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ये आई थी 2000 में। ये सेंटर फंडेड है। ये स्टेट टू बिल्ड स्कूल्स, क्लिनिक्स, हाउसेस इन विलेज टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स। ये प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना जो है वो सेंट्रल ने दिया था, ताकि स्टेट्स अपने यहाँ स्कूल, क्लिनिक और घर वगैरह बनाएं, ताकि बेसिक नीड्स जो है वो गांव में पूरी हो जाए। अब हम लोग खास चीज़ों पे आ गए हैं, जिसका नाम है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। इसको महात्मा गांधी लगा के इसको मनरेगा कर दिया गया है। ये पहले नरेगा था, अब मनरेगा है। तो इससे कई सारे सवाल पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, नॉर्मल एग्ज़ाम्स में, और हो सकता है कि एग्ज़ाम में जो है ना वो सीधा डायरेक्ट इस तरह के सवाल पूछ जाएं जो मनरेगा से संबंधित हो। तो ये क्या है, इसमें मनरेगा में जो 2005 में लेके आई थी वो गवर्नमेंट, उसमें क्या था कि जो 100 डेज़ का रोज़गार है वो देना है, 100 दिन का रोज़गार, जिसमें 1/3 वीमेन को ये रोज़गार देना है
और 600 प्लस डिस्ट्रिक्ट्स में अब ये चलता है मनरेगा, है ना। नरेगा था, अब वो मनरेगा, महात्मा गांधी लग गया ना। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट तो 2005 में पास हुआ। अब इसका नाम है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना, और इसके पीछे महात्मा गांधी लगा दिया, तो ये हो गया MNरेगा, मनरेगा। तो प्राइमरली 200 डिस्ट्रिक्ट्स को इसमें शामिल किया गया था, जिसमें ये था कि 15 दिन तक जो है अगर किसी को रोज़गार नहीं मिलता है तो 15 दिन तक उसको घर बैठे जो है उसको पैसा मिलेगा, भले वो कोई काम करे या ना करे। अब हम लोग जो है देखते हैं कि गरीबी का एक सबसे बड़ा कारण क्या है। गरीबी का सबसे बड़ा कारण ये भी है कि बहुत सारे लोग ऐसी चीज़ों को खरीदते हैं जिनकी उनको ज़रूरत नहीं होती है, और इसके अलावा वो काफ़ी बड़ी संख्या में पैसे को वेस्ट करते रहते हैं। तो ये भी गरीबी का सबसे बड़ा कारण है। और इसके अलावा ऐसे लोगों को इम्प्रेस करने में ज़्यादा खर्च कर दिया जाता है जिसको वो कभी पसंद भी नहीं करते। चलो, इतना ही लेक्चर है। अगर मैं ज़्यादा लेक्चर लंबा खींचूंगा तो तुम इस क्लास को पसंद नहीं करोगे। चलो ख़त्म करते हैं इस लेक्चर को। चलो ओके बाय, पढ़ते रहना।